तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, ग्रेविटेशन। अच्छे से समझना, अभी दोबारा बार बार जरूरत ना पड़े इसकी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेविटेशन है क्या चीज। तो ग्रेविटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच बाइंड अस टू द अर्थ is called gravitation। called gravitational force। यानी कि वो बल जो हमें धरती के साथ बांध के रखता है, जिसकी वजह से हम धरती पर टिके हुए हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर वैसे पूछ लीजिए कि ग्रेविटेशन क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हो, चलो एक ही बात है, दोनों में ग्रेविटेशन आ जाए, ग्रेविटेशन फोर्स आ जाए, दोनों में आप एक ही लिख देना। अब आता है कि फ्री फॉल क्या होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कई बार डिफाइन करना आ जाता है कि फ्री फॉल क्या है। कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, इट मीन्स वो क्या कहना चाहता है इसके। तो इसमें ध्यान रखना कि व्हेन objects fall towards when object falls towards the earth, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो धरती के ऊपर गिरते हैं, धरती की तरफ आते हैं, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे आपने कोई बॉल है ऊपर फेंक दी, ऊपर फेंकने के बाद में जो अपने आप वो नीचे आएगी, इट मीन्स भी फ्री फॉल हो रही है वो, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो धरती उसको खींच रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको खींच रहा है। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, इन वैक्यूम मीन्स होता है ऐसा स्थान जहां पर वायु नहीं है। इन वैक्यूम all bodies fall towards earth with the same speed। वैक्यूम के अंदर क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट है धरती की तरफ आएंगे, चाहे वो कितना ही हैवी हो, उनकी स्पीड सेम ही रहेगी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूम के अंदर क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि वैक्यूम मीन्स बिना वायु का स्थान, यानी कि स्पेस, और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है, तो वो चाहे कितना ही हैवी है, लाइट है, वो एक ही स्पीड से आएंगे। आया समझ में? हाँ जी स्टूडेंट, समझ में आया ये? यस सर। ओके, आगे हम फोर्स भी पढ़ेंगे, पहले थोड़े से टॉपिक में मेन करवा देता हूं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है एक्सीलरेशन, ये भी एक प्रकार का एक्सीलरेशन ही है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। धरती के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, जो होती है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर सेकंड -2। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि एक बॉल है, उसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, उस दौरान G की जो वैल्यू है वो आपको रखनी है G माइनस का 9.8। और जब कोई बॉल नीचे की तरफ आ रही है, जब नीचे की तरफ आ रही है, उस दौरान आपको रखना है इसकी वैल्यू वो प्लस में 9.8। ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर की तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस में रहता है। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब ये पॉजिटिव लगता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी तरफ लग रहा है, इस वजह से ये पॉजिटिव रखा जाता है। और अगर हम कई बार सम कर रहे हैं और हम अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह 10 मीटर सेकंड -2 भी रख सकते हो। आया समझ में? यस सर। यानी जी की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 10 मीटर सेकंड -2 भी रख सकते हो। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसका एक फॉर्मूला है, वो और थोड़ा ध्यान रखना कैसे निकालते हैं उसको। उसके अंदर हमें क्या करना है कि जब जी की वैल्यू निकालनी है तो हम रखेंगे जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्केयर, आर यानी कि जो रेडियस होगी ऑब्जेक्ट की उसकी स्केयर। ये इसका फॉर्मूला रहेगा जब हम इसको निकालेंगे। मैं यहाँ नोट भी कर देता हूं क्या क्या चीजें हैं ये। आर का मतलब यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, या किसी ऑब्जेक्ट की बेस की बात करें तो वो वहां की हो जाएगी। एम का मीनिंग यहां पर है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। उसके अलावा जी तो आपको पता ही है, यहां पर स्मॉल जी यूज किया है और एक कैपिटल जी यूज किया है। और जी का मीनिंग मैं छोटे बड़े दोनों का लिख रहा हूं यहां पर। इसका तो मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और कैपिटल जी है, उसका मीनिंग है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जो कि आपको ध्यान रखना है जी की वैल्यू कितनी रखनी होती है, वो है 6.67 इंटू में
आगे हम चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है वो हम देखते हैं। लॉ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसका एक नाम और भी बोल देते हैं, वो बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से, एक और नाम मैं और नोट कर रहा हूं यहां पर, इसको एक और नाम भी बोल देते हैं, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इसके नेम है, कुछ भी आ जाए इन तीनों में से तो आप ये जो मैं डिफाइन करूंगा वो नोट कर सकते हैं, ये सारे इसी के नाम। न्यूटन ने दिया था ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या है डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the mass of two objects, according to this law, the force between two objects, या इसको शॉर्ट में हम लें, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses, मैं नीचे आपको थोड़ा सा डिफाइन भी करूंगा किस टाइप से है ये, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them, ये है जी मेन इसका लॉ, ये आपको ध्यान रखना यहां से कैसे है। पहला पॉइंट हम ध्यान से देखते हैं क्या था, ये कह रहा है कि दी फोर्स का मतलब F, और ये हमने साइन दिया किसका, प्रोपोर्शनल का साइन दे दिया। डायरेक्टली है इसलिए हमने कहा किसके डायरेक्टली है, कि दो ऑब्जेक्ट है उनके मासिस के प्रोडक्ट के, मासिस मीन्स M1 और इनटू में M2, ये प्रोडक्ट हो गया दो ऑब्जेक्ट के मास का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो जाता है यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन आया समझ में। हाँ जी स्टूडेंट, समझ में आया यहां तक? यस सर।
यस सर। पहला पॉइंट हमें यही ध्यान रखना है, दी फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये पॉइंट आ जाता है, ये फोर्स है। जब अपोन में आ जाता है कोई चीज तब तो इनवर्सली हो जाता है, अपोन में नहीं आ रहा, सीधा ही चल रहा है, इसलिए इसको डायरेक्टली बोल रहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दो मास, दो ऑब्जेक्ट है उनके मास के प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट कह रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये फोर्स ही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1 में आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि आर की स्क्वायर के। आया समझ में यहां तक? ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर इक्वेशन। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि f जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू में m2 और अपॉन में ये r की स्क्वायर के। अब इस कांस्टेंट वर्ड को हटाना है तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे, क्या चीज, हम इसकी जगह यूज करेंगे कांस्टेंट। वो कैसे यूज करेंगे कि f इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे ले लेता हूं, f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हटाया, यहां पर g यूज किया, इसको प्रोपोर्शनल को हटाया और m1 इंटू में m2 और अपॉन में r स्क्वायर। यहां लिख देंगे हेयर g इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब लगाए जाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन वगैरह हटाते हैं तब ये कांस्टेंट लगाए जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट में हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां डायग्राम भी ध्यान रखना, मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, यहां ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इसका बीच की डिस्टेंस ले ली मैंने। अब इसका मास मैंने ले लिया m1 और इसका मास है m2। तो इनके तो ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन दोनों के मल्टीप्लाई, और ये इनकी बीच की डिस्टेंस है, इसको मैंने ले लिया r। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ाओगे, बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। और ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा क्या, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा, और ऑब्जेक्ट का साइज जितना छोटा होगा उतना ही कम फोर्स होगा। आया समझ में?